आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित बुक लिस्ट कि उत्तराखंड राज्य विशेष का जो एग्जाम होता है, यूकेपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जिनसे हमारा सिलेक्शन होगा, और क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें दूर रहना होगा अपने लक्ष्य के प्रति यदि हम अग्रसर रहना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब से नया पैटर्न आया है 2015 के बाद से यदि हम बात करें, जब से नया पैटर्न उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो ये जो नया पैटर्न है ये 100% यदि हम देखें, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 80% आप कह सकते हो कि ये जो आपका यूपीएससी का पैटर्न है उसको कॉपी किया गया है। सेम यूपीएससी के पैटर्न पर आप चीजों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल रहेंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में विषय दिए हुए हैं, जो तथ्य दिए हुए हैं, वो हूबहू आपके मेल खाते हैं जो आपका यूपीएससी का पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड राज्य विशेष की, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हम मुख्य परीक्षा की बात करें चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, आप ये समझते होंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं उत्तराखंड राज्य विशेष से, तो आप यह समझते होंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो उसके बाद मुख्य परीक्षा की, ये गलत तरीका होता है। हमें क्या करना होता है, हमें मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होता है, और मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ हमारी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी होती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के बाद हम बात करेंगे कि कौन सी पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 7 प्रश्न पत्रों में आपके पूरे पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। राज्य विशेष के पूरे पाठ्यक्रम को 7 प्रश्न पत्रों में डिवाइड किया गया है। ये मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे जो 7 आपके प्रश्न पत्र हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका 200 अंकों का होता है। ठीक है, अब ये जो 200 अंकों का प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है, हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है, प्रथम प्रश्न पत्र जो भाषा वाला होता है, वो 300 अंक का होता है। ठीक है, इसको छोड़कर जो हमारे जीएस के खंड हैं, जो हमारे जीएस के पेपर होते हैं, वो प्रत्येक पेपर आपका 200 अंकों का होता है। और आपने देखा होगा कि 200 अंकों का इसमें साक्षात्कार भी होता है। तो सारे पेपर आपके 200 अंकों के होते हैं हिंदी भाषा को छोड़कर। अब इसमें क्या चीजें हमें देखनी है कि ये जो 200 भाषा के 200 नंबर के जो ये पेपर होते हैं, इनमें जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, सामाजिक विकास हो गया, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, इस तरह से प्रत्येक विषय को एक एक पेपर में रखा गया है। तो हम शुरुआत करेंगे एक एक पेपर से कि किस प्रकार से हमें चीजों को लेकर चलना है। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेपर जीएस पेपर 1 की, जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, या ओवरऑल यदि हम बोलें तो क्रम संख्या में आपका दूसरा प्रश्न पत्र होता है भाषा के बाद। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है, जो चीजें पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, क्या है, यहाँ पे मुख्यतः जो फोकस है वो भारतीय इतिहास पर है। ठीक है, भारतीय इतिहास पर है, याद रखिएगा भारतीय इतिहास, क्योंकि यूपीएससी में विश्व इतिहास भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में बात की गई है। अब यदि हमें इतिहास से संबंधित पुस्तक देखना है कि हमें इतिहास के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो इतिहास एक विषय के रूप में जब हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इतिहास की जब हम बात करें तो आप देखोगे कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि हम ज्यादा हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो ज्यादातर हम प्रयोग करें कि अपनी बोलचाल की भाषा में भी ज्यादातर हिंदी के, शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि हमारी लेखनी में भी हमें मदद मिलती है, हमारे उत्तर लेखन में भी हमें मदद मिलती है। तो जब भी आप पढ़ाई के दौरान बात करते हैं, विषयों की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, तो आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में चीजें हों। ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी में उत्तर लेखन करना है, तो हिंदी पर हमें, हिंदी भाषा पर हमें बेहतर पकड़ बनाकर चलनी होगी। तो इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, इसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास,
अब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक कहां से हम पढ़ें, इसका सोर्स क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले जैसे आप बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिएवल हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत की या मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए 2 एनसीईआरटी पर्याप्त है। एक है कक्षा 11 की एनसीईआरटी, एक है कक्षा 12 की एनसीईआरटी। दोनों एनसीईआरटी जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए सिर्फ और सिर्फ यदि हम कक्षा 11 और कक्षा 12, जैसे कक्षा 11 की यदि हम बात करें तो आर एस शर्मा, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बात करें तो आप जानते हैं कि सतीश चंद्रा। तो 2 एनसीईआरटी यदि हम कवर कर लेते हैं तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हो या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हो, जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन से जो फैक्ट पूछे जाते हैं, जो उत्तर लेखन को हमें आता है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 और 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए। इसके बाद बात आती है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए एक बुक है, प्रत्येक छात्र लगभग आप कह सकते हैं कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहा है, निश्चित रूप से पुस्तकों को अवश्य पढ़ता होगा। यह है स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है आधुनिक भारत के लिए वो पर्याप्त है, और मैं बुक भी आपको दिखा देता हूं। स्पेक्ट्रम की जो बुक है, ये आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, और ये बुक अपने आप में सफिशियंट है, पर्याप्त है। यदि आप इतना कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आधुनिक भारत से संबंधित चाहे जो भी फैक्ट होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में कुछ भी लिखने को आ जाता है, आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, इसके साथ साथ शर्त है कि इस बुक को कम से कम आपको 3 बार समाप्त करना है। कितनी बार? कम से कम पूरे 1 वर्ष में, पूरे 1 से 1.5 वर्ष का जो आप समय लेते हैं अपनी तैयारी में, परीक्षा में बैठने से पूर्व, तो कम से कम प्रत्येक पुस्तक को, इसको ही नहीं प्रत्येक पुस्तक को आपको कम से कम 3 बार समाप्त करना होता है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये आपकी पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की, जिसको आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास एक और बुक आती है, विशेषकर ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि इसको आप, यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि आप स्पेक्ट्रम पे जाइए। यदि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने में उतनी रुचि नहीं आती है, ठीक है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षावाड़ी की बुक आती है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पर्याप्त है और मुख्य परीक्षा के, राज्य विशेष में मुख्य परीक्षा के लिए भी पर्याप्त है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, जिस तरह से इसमें कंटेंट दिए हुए हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बेहतर बुक आपकी है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की। तो आप दोनों में से कोई एक बुक पे जाइए, या तो स्पेक्ट्रम पे जाइए या तो आप परीक्षावाणी का आधुनिक भारत का इतिहास, दोनों में से जिस भी पुस्तक पर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पुस्तकों का जो संकलन है वो कम से कम होना चाहिए। हमारा जो स्टडी टेबल है, स्टडी रूम जो हमारा है, वहां पे कम से कम पुस्तकों का हमें संकलन करना है और उन्हीं कम से कम पुस्तकों को अधिकतम बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों खरीद लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोनों खरीद लो, आपको खरीदना भी नहीं है। आप एक रखिए, कोई एक पुस्तक रखिए जिसको आप पढ़ने में आपको लगता है कि ये आपके जो इसकी भाषा है वो आपके लिए बेहतर लग रही है, भाषा आसान है, आप उसको रखिए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में परीक्षावाणी को भी पढ़ते हैं, तो इतिहास के लिए आपका क्या क्या पढ़ना है, कक्षा और 11 और 12 की ओल्ड एनसीईआरटी आपको लेनी है, और आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है या परीक्षावाणी की आधुनिक भारत का इतिहास लेना है। तो आपके लिए 3 पुस्तक हुई, इतिहास आपका 3 पुस्तकों में कवर हो जाएगा। और चौथी पुस्तक आपको अपने टेबल पर तब तक नहीं रखनी है जब तक इन 3 पुस्तकों का कम से कम 3 बार रिवीजन नहीं हो जाता, ठीक है। आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी, बाजार में यदि आप जाते हैं बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी, 10 लोगों से यदि आप सलाह लेते हैं तो 10 तरह की पुस्तकें आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है, इन्हीं तीनों को चूज करना है। और सिर्फ इतिहास के लिए आपको 3 ही पुस्तक पढ़नी है। यदि इससे ज्यादा आप पढ़ते हैं, सोचें कि आप पुस्तकों का, ढेर सारी पुस्तकों का संकलन करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो गलत है। ज्यादा पुस्तकों के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम से कम पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। तो कम से कम पढ़ने पर जोर देना चाहिए और जो कंटेंट हो वो बेहतर हो, इस पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इतिहास हमने देख लिया कि 3 पुस्तक आपको इतिहास के लिए चाहिए। इसके बाद आता है भूगोल, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण खंड आता है प्रत्येक परीक्षा में, भूगोल।
तो जियोग्राफी में क्या चाहिए हमें, भूगोल में हमें कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में यदि हम आपको बताएं तो भूगोल के लिए यदि आपके पास समय है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, एक प्रकार से फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, 6 से लेकर 12 तक की समस्त एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की समस्त एनसीईआरटी पढ़ जानी है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो 6 से 12 तक की समस्त एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए यदि आप फाउंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप कम समय है, आपके पास कम समय बचा है, तो आप क्या कर सकते हो कि कक्षा 10 और 12 की जो भी एनसीईआरटी हैं उनको आप पढ़ जाइए, ठीक है। तो जब कक्षा 10 और 12 की आप पढ़ने जाइएगा, यहाँ भी आपको ओल्ड प्रेफर करना है। डेटा आप जो है करंट डेटा आप अपने आप से जो है सर्च करके उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी पर्याप्त है यदि आप राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मानक पुस्तक की बात करते हैं एनसीईआरटी के लिए, तो महेश बर्नवाल की पुस्तक आती है, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बाजार में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आप महेश बर्नवाल की पुस्तक को रख सकते हैं। यदि मैं विकल्पों की बात करूं भूगोल विषय के लिए, तो मैं आपको भी बताता हूं कितने विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं मार्केट में। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया महेश बर्नवाल की पुस्तक। तो महेश बर्नवाल की जो आपकी पुस्तक आती है वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपकी महेश बर्नवाल की पुस्तक है और इसका जो नाम है ये है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समग्र रूप से उपयोगी। और यहाँ पे क्या है, भूगोल विषय, पूरे भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, चाहे वो सामान्य भूगोल हो। तो एक बेहतर बुक कही जा सकती है, आपको इसके साथ जाना चाहिए। और विकल्प की यदि हम बात करें तो इसके विकल्प के तौर पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। जैसे यदि हम देखें तो माजिद हुसैन की एक बुक आती है भारत का भूगोल। देखिए कितनी मोटी बुक है, भारत का भूगोल, माजिद हुसैन की बुक है। लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमने क्या बोला अभी आपसे, हमें कम से कम पढ़ना है लेकिन अधिकतम बार पढ़ना है, तो हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो माजिद हुसैन की एक बुक और आती है जिसमें भारत और विश्व का भी भूगोल होता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में यदि मैं बात करूं कि सबसे बेस्ट कौन सा है मेरी नजरों में, तो सबसे बेस्ट जो आपकी पुस्तक है वो आपको देखने को मिलेगी महेश कुमार बर्नवाल। तो इन तीनों पुस्तकों में हमें ऐसा नहीं कि हम तीनों खरीद कर सजा लें, ठीक है, अपने रूम में सजा लें, स्टडी टेबल पर सजा लें, सजाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक पुस्तक पढ़ना है और वो जो एक पुस्तक है वो महेश बर्नवाल की है, ठीक है। और यदि इसके साथ साथ हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कर लेते हैं तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत भूगोल विषय के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके साथ साथ यदि आप इसको कवर कर लिए, महेश बर्नवाल कवर कर लिए, कम से कम 2 बार पढ़ लिया, एनसीईआरटी आपने 2 बार पढ़ लिया, तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक दूसरी पुस्तक के लिए सलाह दूंगा। वो पुस्तक क्या है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। ये पुस्तक आपकी आती है परीक्षा वाणी की। क्यों इसको मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो फैक्ट पूछे जाते हैं, यदि आप जो मानक पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिया, महेश बर्नवाल पढ़ लिया, कम से कम 2 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद यदि आपका मन करता है किसी दूसरे पुस्तक पर जाने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा पर आप जोर देना चाहते हैं, तो आप महेश बर्नवाल के अलावा परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है भारत का भूगोल, इसी तरह इनकी पुस्तक आती है विश्व का भूगोल, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना है, हमें पहले महेश बर्नवाल की पुस्तक हमें पढ़ना है। क्योंकि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, परीक्षा वाणी की कोई भी जो पुस्तक आती है वो ज्यादातर फैक्ट आधारित होती है। उससे हम बहुत अच्छा यदि हम कर सकते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में उतनी बेहतर चीजें हम इनको पढ़कर नहीं कर सकते। यदि हमने कभी भी भूगोल विषय नहीं पढ़ा है और हम चाहें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी इन 2 किताबों के माध्यम से हम कर ले जाएं, तो उतनी बेहतर तैयारी आप नहीं कर सकते हैं जितनी महेश बर्नवाल की पुस्तक से कर सकते हैं। तो जो भी विकल्प है, मैं सारे विकल्प आपको बता रहा हूं। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ओल्ड लेना है और महेश बर्नवाल की पुस्तक आपको एक मानक पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए। ये आपका हो गया इतिहास खंड और भूगोल खंड। इसमें भी यदि आपने देखा तो भूगोल के लिए भी आपको सिर्फ 2 सोर्स मिले हैं। एक आपका मिल गया एनसीईआरटी और दूसरा आपका हो गया महेश बर्नवाल। पुस्तक कहां पर मिलेगी? यदि आपको अपने आसपास में नहीं मिलती है पुस्तक, आपके अपने शहर में, जिले में नहीं मिलती है, तो भी उसका मैं अभी आपको विकल्प बता दूंगा कि किस प्रकार से आप पुस्तकों को आसानी से मंगा सकते हैं। तो जब भूगोल की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है
कि भूगोल विषय का अध्ययन जो है बिना मैप के नहीं किया जा सकता। जब तक आप मैप का अध्ययन नहीं करेंगे, एटलस का अध्ययन नहीं करेंगे, आप भूगोल विषय का अध्ययन आप ये कह लीजिए कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो इसके साथ साथ कोई भी आप भूगोल की कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं जितनी आपको बताई गई है, तो उसके साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास एक ब्लैंक मैप भी होना चाहिए, जिससे यदि आप करंट में समसामयिक में कुछ बताया जाए तो उसको ड्रॉ करके आप अपने नोट्स में लगा सकें, आप अपनी वॉल पे चिपका सकें, जिससे हमेशा के लिए वो चीजें आपकी मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो एटलस भूगोल के लिए बहुत जरूरी है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है पॉलिटी। ठीक है, राज व्यवस्था की बात हम करते हैं, ठीक है, पॉलिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब पॉलिटी में क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो पॉलिटी के लिए एक ही पुस्तक सफिशिएंट है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक आती है, छोटी सी है, जिसका नाम है हमारी संसद। इसको आप पढ़ सकते हो, इससे काफी चीजें आपकी और बेहतर ढंग से क्लियर होंगी। तो पॉलिटी के लिए मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ जाइए और हमारी संसद एक बुक आती है सुभाष कश्यप की, इसको आप पढ़ जाइए, इससे आपका पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए जितना भी आपको बताया गया, जैसे इतिहास में तो कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी और उस पुस्तक से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम हो गया या जो भी अन्य पुस्तकें बताएं उससे मिल जाएंगी। भूगोल विषय में भी सारी चीजें आपकी मिल जाएंगी। हो सकता है पॉलिटी में, हो सकता है जैसे साइंस आपका विषय है, कुछ चीजें आपके पाठ्यक्रम की वो किसी पुस्तक में आपकी नहीं मिलती। मान लीजिए जो मानक पुस्तक एक बताई जाती है उसमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना है, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है बहुत ही डिटेलिंग किया हुआ है। ठीक है, आयोग ने बहुत डिटेल से सारी चीजें एक एक टॉपिक बताया हुआ है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपका मेल नहीं खाता है उस टॉपिक की पुस्तक आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित जानकारी अन्य सोर्स से आप ले सकते हैं। तो राज व्यवस्था के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हमारी संसद पर्याप्त है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के लिए दो पुस्तकें विशेष रूप से बोली जाती हैं। एक पुस्तक आपकी जो आती है रमेश सिंह की आती है, सब पढ़ते हैं लगभग, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। रमेश सिंह की जो पुस्तक आती है, ठीक है, रमेश सिंह की जो पुस्तक आती है ये सबसे अच्छी पुस्तक कही जाती है। ठीक है, और ज्यादातर जो छात्र होते हैं राज्य विशेष की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं रमेश सिंह की पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त एक शंकर दयाल करके हैं, सॉरी शंकर गणेश करके हैं, उनकी भी पुस्तक आती है, थोड़ी सी पतली है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप रमेश सिंह के साथ जाइए, इससे बेहतर पुस्तक आपकी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ आपको एक पुस्तक पढ़नी है। पॉलिटी, राज व्यवस्था के लिए सिर्फ आपको एक पुस्तक पढ़नी है। विकल्प के रूप में एक हमने, जैसे आप संसद के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके किस प्रकार से उनकी क्रियाकलाप है, किस प्रकार से कार्य विधि है, उसके बारे में समझना चाहते हैं, उसके लिए हमारी संसद सुभाष कश्यप की पढ़ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के लिए विशेष रूप से एक पुस्तक है। अर्थव्यवस्था रमेश सिंह हो गए, राज व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके बाद आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें साइंस का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो साइंस और टेक के लिए क्या पढ़ना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कौन सी मानक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक पुस्तक आती है रवि पी अग्रहरी। रवि पी अग्रहरी यदि हम देखें तो ये टीएमएच की बुक है। ठीक है, टीएमएच की बुक आप ले सकते हैं, इसमें डिटेल से जानकारी जो है आपकी प्रौद्योगिकी के बारे में दी हुई है, ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें साइंस, क्योंकि साइंस का आपका अलग वेटेज है, जिसमें बायो का जो पोर्शन होता है उसके लिए आपका अलग से एक प्रकार से कह सकते हैं वेटेज है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो इसके लिए बायोलॉजी परीक्षा वाणी की आती है, ये जीव विज्ञान करके आती है परीक्षा वाणी की पुस्तक, इसको आप ले सकते हैं। इससे आपका साइंस का जो पोर्शन है, बेसिक साइंस, बायो साइंस, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सामान्य विज्ञान की लूसेंट की एक आती है अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, इसको ले सकते हैं, इसमें भी काफी जानकारी दी हुई है। तो साइंस के लिए सामान्य विज्ञान आपका हो गया, जीव विज्ञान आपका हो गया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीन पुस्तकें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, एक परीक्षा वाणी की है, एक लूसेंट की है और एक टीएमएच की है। ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे पूरा आपका एक पेपर साइंस और टेक्नोलॉजी का
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कंप्लीट हो जाता है। यदि यहाँ पे कुछ बचता है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है, तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें आपकी यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है इथिक्स, ठीक है, जो आपका लास्ट पेपर है, जहां पे मैथ और इथिक्स दोनों को रखा गया है। और इसमें यदि हम देखें तो लगभग 120 नंबर का मैथ पूछा जाता है, इथिक्स मात्र 80 अंक का आता है। तो यदि इस पेपर की यदि हम बात करें तो ज्यादा फोकस हमें मैथ पे देखना चाहिए। जो आपका ये पेपर है जिसमें आप बात करते हैं पेपर नंबर 7, प्रश्न पत्र नंबर 7 जब बात करते हैं तो मैथ और इथिक्स दोनों को एक साथ रखा गया है, जिसमें मैथ का जो वेटेज है 120 अंकों का है, इथिक्स का 80 अंकों का है। तो जो मैथ का वेटेज है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यदि आप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप 120 में से 120 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एसएससी की कोई भी बुक आती है, एसएससी, बैंक, रेलवे की कोई भी बुक आती है, वो आप लेकर रेगुलर इसको अभ्यास करना है। पहले दिन से जब आपने सोचा कि आपको उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम देना है, उसी दिन से, पहले दिन से आपको इसके लिए, मैथ के लिए लगना होगा। तब आप 120 से 120 प्राप्त करने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान सकते हैं कि आपको 100 प्लस 100 प्लस आपको यहां से मिल जाएगा। इथिक्स के लिए यदि मैं बात करूं तो इथिक्स के लिए जो पुस्तक है, 2 पुस्तक आती हैं, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी बेस्ट है, ठीक है। इथिक्स की जो पुस्तक है जी सुब्बा राव, ये बेस्ट है, इससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। दूसरी पुस्तक जो आपकी आती है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है उसके लिए डिटेल से जो चीजें दी गई हैं वो जी सुब्बा राव में दी गई हैं, तो आपको जी सुब्बा राव पे जाना चाहिए। 2 विकल्प हैं, इथिक्स के लिए 2 विकल्प आपके पास हैं, लेकिन जी सुब्बा राव बेस्ट है, जी सुब्बा राव के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि आपके पेपर में 7 पेपर आपके होते हैं, और 7 पेपर में जो एवरेज मार्क होता है, सबसे ज्यादा मार्क आप कहां पे अर्जित कर सकते हैं, वो आपका आता है भाषा का प्रश्न पत्र। और भाषा के प्रश्न पत्र के साथ साथ यदि हम देखें तो आपका दूसरा है 7वां प्रश्न पत्र। तो हमें मैथ और हिंदी दोनों को पहले दिन से पढ़ना चाहिए। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपकी लूसेंट की बुक आती है, आप इसको देख सकते हैं सामान्य हिंदी के लिए। और लूसेंट के साथ साथ एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, यूपी में काफी चलती है, ठीक है, यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ एआरओ में काफी चलती है, और इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इन दोनों पुस्तकों में से आप कोई भी पुस्तक हिंदी के लिए ले सकते हैं। तो यूपी पीसीएस के साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस में भी जो हिंदी का वेटेज है, जिस प्रकार से हिंदी का है, तो आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट दोनों में से किसी एक को प्रेफर आप कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेनी है यदि आप तैयारी करना चाहते हैं। पहला है भूगोल विषय, ठीक है। भूगोल विषय के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी और महेश बर्नवाल, ठीक है, एक मानक बुक के रूप में। दूसरा आपने देखा इतिहास, इतिहास में मैंने आपको बताया कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी, ये चाहिए आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए। आधुनिक भारत के लिए जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये आपका इतिहास कवर करा देगी। तीसरा आता है राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत, ठीक है। चौथी आपका जो विषय चौथा है वो है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया रमेश सिंह पर्याप्त हैं आपके लिए, ठीक है। पांचवा आपको मैंने बताया साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया 3 से 4 पुस्तकें मैंने आपको बताई इसके लिए। सबसे पहले जो मैंने अभी की पुस्तक आपको बताई कि बायो के लिए आप जो है परीक्षा वाणी को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बायो पढ़ने के लिए जो आपका बेसिक साइंस है उसके लिए आप परीक्षा वाणी को प्रेफर कर सकते हैं। और परीक्षा वाणी के साथ साथ जो दूसरी मैंने पुस्तक बताई थी रवि पीआई है, टीएमएच प्रकाशन की आती है, टीएमएच प्रकाशन की आती है, जहां से आपका साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया इथिक्स के लिए, इथिक्स के लिए आपको मैंने बताया पी सुब्बा राव, आप इनके साथ, सॉरी जी सुब्बा राव, आप इनके साथ जा सकते हैं इथिक्स के लिए। तो आपकी एक कंप्लीट बुक लिस्ट है जहां से आप उत्तराखंड पीएससी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिनको आधार बनाकर आप अपनी चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं।
अब इसमें कुछ चीजें अभी छूटी हुई हैं। क्या छूटी हुई हैं? जैसे उत्तराखंड का अपना एक विशेष महत्व है। जब हम उत्तराखंड विशेष की बात करते हैं, जब हम किसी भी राज्य विशेष की बात करते हैं, तो वहां से संदर्भित प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपकी परीक्षा वाणी की बुक आती है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की बुक आती है। प्रत्येक राज्य विशेष की तो नहीं आती, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के लिए देता है। तो उत्तराखंड के लिए जो परीक्षा वाणी की बुक है, ठीक है, उत्तराखंड समग्र अध्ययन, उसको आप ले सकते हैं। यहां से आपका उत्तराखंड से संबंधित समस्त जानकारी आपकी पूरी हो जाएगी, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि आपके पास सारी पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं, तो किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले प्रत्येक पुस्तक के साथ साथ जिस भी विषय की आप पुस्तक ले रहे हैं, जरूरी है कि उस विषय में पूर्व के वर्षों में क्या पूछा गया है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो हमें, जब हम सारी पुस्तक ले लेते हैं, हम बिगिनर्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, और सारी पुस्तक हमारे पास हो गई है, फिर हमें क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी चाहिए और मुख्य परीक्षा के लिए भी चाहिए। ये हमें साथ साथ रख के चलना है, प्रत्येक विषय के लिए इसको हमें साथ साथ लेकर चलना है। और जब हम तैयारी करते हैं अपनी, तो जब भी हम कोई भी अध्याय पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित पहले के क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो बुक लिस्ट एक कंप्लीट यूकेपीएससी के लिए क्या थी, वो मैं आप तक पहुंचाया हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका बुक लिस्ट का जो ये प्रोग्राम था, ये बेहतर लगा होगा। और उत्तराखंड पीएससी के लिए आपकी जो कक्षाएं हैं, इसी चैनल पर अब प्रारंभ होने वाली हैं। उत्तराखंड का समग्र अध्ययन हम इस चैनल पर आगे के दिनों में आप देखेंगे कि आपको पर्याप्त वीडियो उत्तराखंड से संबंधित इस चैनल पर मिलने लगेगी। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और जो भी आपके परिचय में, जो भी आप कह सकते हैं कि संस्थान में हित मित्र जो भी हैं, जो उत्तराखंड राज्य विशेष की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताएं। निश्चित रूप से यहाँ पे आपको गुणवत्तापरक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद।